अब मुझसे इंतजार करना मुश्किल हो रहा है बाबू। आपके हाथ कितने मुलायम हैं और आपकी मौजूदगी बहुत सुकून देती है। मेरे हाथ भी कितने नरम हैं, आप छूकर महसूस करके देखिए। उम्र जरूर हो गई है, लेकिन फिर भी आप इतने सक्रिय और ताकतवर नजर आते हैं। मेरी पत्नी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में मैंने खुद पर बहुत संयम रखा है, लेकिन अब सब्र टूटने लगा है। हरम शंकर जी, आपको कुछ चाहिए क्या? आपके यहां आ जाने से ही मेरा मन खुश हो गया। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी अकेले कमरे में बैठी उदास हो रही थी, इसलिए सोचा आपसे बात कर लूं। आपसे बातें करूं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप मुझे इस तरह देखते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है। हाँ बहू, तुम्हें तो पता ही है, मेरी पत्नी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। उसके बाद से जिंदगी बहुत खाली सी लगती है। तुम्हें देखकर मन खुश हो जाता है। मैंने सोचा था कि शायद अब तुम मुझे बूढ़ा समझती होगी, लेकिन दिल की चाहत तो अब भी जिंदा है। तुम्हें क्या पता बहू, रातें मेरे लिए कितनी मुश्किल से कटती हैं। तुम मुझे कभी बुला लिया करो। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारा बेटा दुबई में रहता है। अच्छा बहू, अगर मैं तुम्हें रात में बुलाऊं तो क्या तुम आओगी? हाँ जरूर, जब भी आपका मन करे आप मुझे बुला लिया करें। मैं भी तो अक्सर अकेली होती हूं। बहू, तुम अकेले क्यों सोती हो? इधर मेरे कमरे में आकर सो जाया करो, यहां सुरक्षित लगेगा। आज के बाद मैं आपके कमरे में ही सोऊंगी, वहां मुझे डर नहीं लगेगा। बैठ जाओ बहू, थक जाओगी। मैंने पूछा, आपके कमरे में कहां सोऊंगी? वहां तो एक ही बिस्तर है। उन्होंने कहा, बिस्तर बड़ा है, मैं एक तरफ ही रहता हूं। मैंने हामी भर दी। ठीक है, आज से मैं आपके पास ही रहूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहू तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा दुबई में है और जिंदगी यूं ही बीतती जा रही है। मैं यह सुनकर चुप हो गई। मुझे भी एहसास हुआ कि कई बातें अनकही रह जाती हैं। मैंने कहा, अगर मैं इतनी सुंदर हूं तो बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरे दिल को सुकून दोगी? मैंने जवाब दिया, मैं आपका दिल भी हल्का कर दूंगी और आपको सुकून भी मिलेगा। उन्होंने कहा, तो फिर शुरुआत तुम ही कर दो। बहू थोड़ा पास आ जाओ, उन्होंने कहा। मैंने कहा, आप पास आने को कह रहे हैं तो मैं आ जाती हूं। उन्होंने कहा, ठीक से बैठ जाओ, आज मेरा एक काम कर दो। उनकी आवाज में थकान और टूटन साफ झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा, मेरे जीवन में इतने सालों में किसी ने मुझे ऐसा सुकून नहीं दिया। आजकल के नौजवानों में वह समझ और धैर्य नहीं रहा। तुमने अभी देखा है हम कैसे घंटों चुपचाप बैठे रह जाते हैं। कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। बीते रिश्तों और दबे हुए दर्द की परछाइयां उनके शब्दों में साफ झलक रही थीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कह दी जाएं तो रिश्तों की सीमाएं टूट जाती हैं, और कुछ जो अधूरी ही रह जाएं तो बेहतर होता है। ऐसा ही होना था। उन्होंने मुझे अपना बना लिया। अर्जुन, उन्होंने तुम्हें जानबूझकर दुबई भेजा था ताकि पीछे से मुझे हासिल कर सकें। यह सुनते ही अर्जुन के कानों में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। कांपती हुई आवाज में वह बोला, प्रीति, तुम क्या कह रही हो? बाबा ऐसा नहीं कर सकते, झूठ मत बोलो। प्रीति ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब ठंडी, संयमित और दृढ़ थी। अर्जुन, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद देख लो। यह कहते हुए उसने मोबाइल उठाया और एक वीडियो खोली। उस वीडियो में वह रामशंकर के साथ कमरे में थी। उसका सिर उनके सीने पर टिका हुआ था। वह वही वीडियो था जिसे उसने कैमरा चालू करके खुद रिकॉर्ड किया था। जैसे ही अर्जुन ने वह वीडियो देखा, उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। सांस अटक सी गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कांपते हाथों से उसने तुरंत प्रीति को दोबारा कॉल किया। प्रीति, मेरी जान, घबराओ मत, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ रहा हूं, थोड़ा सब्र रखो मेरी प्यारी। यह सुनते ही प्रीति की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभर आई। अगली सुबह घर का माहौल बारूद के ढेर जैसा था। बस एक छोटी सी चिंगारी की देर थी जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। नाश्ते की मेज पर रामशंकर, उनकी पत्नी और प्रीति बैठे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे। रामशंकर के चेहरे पर चिंता के गहरे बादल साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक डोरबेल बजी।
उसकी तीखी आवाज से प्रीति की सांस अटक गई।